नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। और इस बार है बड़ौदा उपचुनाव विशेष। चुनाव की गहमा गहमी अपने चरम पर है। अगर हम बड़ौदा इलाके की बात करें तो क्या नेता, क्या तमाम पार्टियों के उम्मीदवार, सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। तो हम भी आ पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आप पूरे बड़ौदा इलाके को एक बार समझिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। बड़ौदा का दंगल अब दूर नहीं है, लेकिन इस दंगल में बाजी मारने के लिए उतरने वाला हर पहलवान सामने वाले को चित्त करने की पूरी फिराक में है। 3 नवंबर को अखाड़ा सजने वाला है और 10 नवंबर को राज तिलक तय है। लेकिन राज तिलक होगा किसका, ये तय बड़ौदा की जनता को करना है। लेकिन उससे पहले जरा बड़ौदा के वोट गणित को समझना भी जरूरी है। तो बड़ौदा के वोटर गणित का विश्लेषण करें तो उसके हिसाब से कुल मतदाता 1,76,305 हैं, जिसमें से 96,889 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 79,416 महिला मतदाता हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो उसका विश्लेषण भी काफी दिलचस्प है। बड़ौदा में कुल मतदाताओं का 65% सामान्य वर्ग से आता है, जिसमें से 50% जाट, 12% ब्राह्मण और 3% पंजाबी, राजपूत, महाजन और रौड़ जाति से आते हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा कुल मतदाताओं का 15% है और इस 15% में भी 6% सैनी, खाती और कुम्हार जाति से है, जबकि 9% नाई, झीमर, दर्जी और लोहार जाति से आते हैं। अनुसूचित वर्ग का प्रतिशत कुल वोटर का 20% है, जिसमें 5% वाल्मीकि, 5% धानक और 1% अन्य में आते हैं। अब इस जातिगत गणित में पलड़ा जाट वोटरों का ज्यादा लग रहा है। शायद इसीलिए इनेलो और कांग्रेस ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा है, क्योंकि इनेलो के प्रत्याशी जोगिंदर मलिक और कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पर कुछ खास गौर नहीं किया है, क्योंकि योगेश्वर दत्त खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो चुनावी चौसर में जातिगत समीकरण कितना मायने रखता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाति के अलावा जो चीज मायने रखती है वो है मौजूदा सरकार की गलतियां या फिर उपलब्धियां। गलतियां तो विपक्ष आए दिन गिना ही रहा है, लेकिन काम क्या हुए मौजूदा बीजेपी राज में, जिसका बीजेपी ढिंढोरा भी पीट रही है, उन पर भी जरा गौर कर लेते हैं। तो बीजेपी नेताओं के मुताबिक बड़ौदा में सालों की मांग के बाद मनोहर राज में ही बड़ौदा और भैंसवाल कला में महिला कॉलेज बनाए गए हैं। बुटाना गांव के जनता शिक्षण संस्थान को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। बड़ौदा के 7,000 एकड़ में आईएमटी का निर्माण होने जा रहा है। 30 से ज्यादा सड़कों का बड़ौदा में जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। बड़ौदा में ही बासमती राइस मिल का निर्माण करने का भी ऐलान हुआ है। और इसके अलावा दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और जींद सोनीपत हाईवे से बड़ौदा के कई गांव भी जुड़ने जा रहे हैं। अब ये वो काम हैं जिनके होने का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन विरोधियों के पास बीजेपी की नाकामियों की भी एक अच्छी खासी फहरिस्त है। अब जनता का ध्यान नाकामियों पर ज्यादा रहेगा या फिर उपलब्धियों पर, यह बड़ौदा के दंगल में गौर करने लायक होगा। लेकिन हर सियासी दल बड़ौदा के चुनाव में जोर पूरा लगा रहा है, क्योंकि बड़ौदा में जीत किसकी होगी उससे हरियाणा की जनता के मूड का सटीक ना सही पूरा अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। बहरहाल इंतजार 10 नवंबर का है।
तो आपने देखा कि बड़ौदा इलाके की जो गणित है वो क्या कहती है। इसके बाद अगला जो पड़ाव है उससे पहले एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे कि बड़ौदा इलाके की जो आम जनता है उसकी क्या सोच है बड़ौदा उपचुनाव को लेके और तमाम पार्टियों को लेके। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में और इस हफ्ते हम बड़ौदा उपचुनाव पर एक ग्राउंड जीरो से स्पेशल आपको दिखा रहे हैं। और अब हम दिखाते हैं कि बड़ौदा इलाके की जो आम जनता है वो तमाम पार्टियों पर क्या कह रही है, किस पार्टी से उम्मीद है, किस पार्टी के प्रति वो अपना समर्थन दिखा रहे हैं, किस पार्टी के प्रति और उसके उम्मीदवार के प्रति नाराजगी है। इन तमाम मसलों पर हमने कुछ खास वहां के लोगों से बात की है। देखिए आप भी ये मजेदार बातचीत। बड़ौदा उपचुनाव की गहमा गहमी इस समय अपने चरम पर है। अगर आप बड़ौदा इलाके में अगर आप गांव-गांव में घूमें तो इस तरह के चौपाल आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चौसर का गेम चल रहा है। बड़ा ही बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह का लोकेशन यहाँ पे हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसी तरह एक गाँव में आए हुए हैं और यहाँ चौसर बाकायदा बिछा हुआ है और बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। राजनीति की बातें हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी जुड़ जाएं, इनके साथ बातचीत करें और बड़ौदा उपचुनाव के बारे में जो आम जनता की जो की सोच है उसको हम जानें। सार्वजनिक काम के बारे में तो ये किसान विरोधी पार्टी है बीजेपी। अच्छा। किसानों का और गरीब मजदूरों का तो भला करने की नहीं है। अच्छा। ये तो अंबानी अडानी का भला करने की है। अच्छा। ये तो हर एक ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि अंबानी अडानी का भला करने वाली पार्टी है? देखो जमींदार हमें हमारे जीरे का भाव 30 साल पहले 3,000 रुपये था और 30 साल के बाद में अब 2500 रुपये है। तो देखो 30 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई और 30 साल में हम कितने नीचे आ गए, ये देखो। अच्छा, तो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये सिर्फ व्यापारी और बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं उनका भला करने वाली पार्टी बन गई है। जो ये अध्यादेश नहीं लाए थी ना, ये उसके व्यापारियों के थे जो है ना बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति, उनका गुलाम बना देंगे हमने। अच्छा। ये अध्यादेश लाए हैं जो इसमें गारंटी लिख के देते ना, एमएसपी की लिख के देती है तो हमसे राजी हो जाती है। जी, कौन सी पार्टी की उम्मीद यहाँ से बड़ौदा उपचुनाव में जीत किस पार्टी की आपको लग रही है? कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उम्मीदवार आपको दमदार लग रहा है? यही है दो मुकाबला में है, कांग्रेस का अच्छा नरवाल है। हाँ। अच्छा, फिर इनेलो के बारे में क्या कहेंगे आप? इनेलो का जजपा का तो कोई बचना रहा है नहीं। हरियाणा में ये तो जजपा ने तो इनके साथ मिलकर और अपना खो दिया जनाधार है। अब जींद में बना कर दिए, जींद में कैथल गए हैं और जनून इनके लोग खिलाफ हो गए और यहाँ से खिलाफ हैं। ये तो कोई सी पार्टी इन लो और जजपा तो आई गई होली। अब ये अध्यादेश लेके आए हैं, इसमें एक तो यही देखो धरने हो रहे थे बार बार में, किसान इसके उसमें उठे हुए थे। तो मतलब इन्होंने कुछ भी वो नहीं करा कि अगर जैसे एमएसपी का हम वो कर देंगे, अब ये इसमें जोड़ देंगे, ये सब सारी चीजें हैं इन्होंने नहीं करा, इसके लिए नहीं करे। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी का जो है इस बार वो बड़ा विकास के नाम पे ही वोट देते हैं हर आदमी, हम विकास के नाम पे ही वोट देना पसंद अच्छा, विकास के मुद्दे पर ही आती हूँ। बीजेपी का ये कहना है, बड़ौदा उपचुनाव की ही बात करते हैं क्योंकि हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि विकास जो है ना वो बीजेपी के काम कार्यकाल के दौरान ही हुआ है, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ उपचुनाव से कुछ महीने पहले काम किया है। आपका क्या कहना है? आप चूंकि यहाँ रहते हैं। अभी शुरू किया है काम बीजेपी ने, पहले नहीं चल रहा था यहाँ हमारे। तो आप कब शुरू किया? बस अभी इलेक्शन का दौर शुरू हुआ तभी काम शुरू हुआ है कुछ। और अगर ये पहले करते तो बीजेपी एक तरफा जीत जाती यहाँ पे। और पहले तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मतलब लेट हुआ इसलिए लेट का भी काम ये तो दिखावा ही है जी, सिर्फ और कुछ नहीं है। हमने तो कांग्रेस की वोट देनी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने काम करे ही साल कम है। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि काफी काम करवाए। हाँ, एक बढ़िया काम कराया बीजेपी ने। क्या? पहले नहर खूब चालिया कर दी और नहर का पानी खो दिया जी। यू बढ़िया काम कराया। कदे जमींदार खेत ना भर लें। जी। हाँ, मतलब काफी नाराजगी दिख रही है मुझे यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि बीजेपी ने काम तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ उपचुनाव से पहले आके थोड़ा बहुत काम किया। वो भी कुछ नहीं, ये रोड पाड़ कर हटका उन पर थेगड़ी लाई है बस, और कोई काम नहीं कराया। अच्छा, हाँ, यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसकी उम्मीद ज्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है?
उम्मीद ज्यादा नहीं, 70,000 वोटा तो जीतेगा। बात ऐसे है, कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, ठीक है। वो ऐसे है जैसे स्त्रियाँ ये भैया ने बताई, मतलब हरी इसके लिए किसान के लिए कोई सुविधा है नहीं। हम तो छोटे मोटे जमींदार हैं। इसमें भी जिस तरह नहर आती है, जो अब 42 दिन का ओसरा कर दिया, 42 दिन में नहर आती है, और भी गोड्डा पानी आता, पूरी नहर फिर भी नहीं आती। वो मुझे एक बात बताइए, आप लोग की जो सोच है अभी, क्या इस पूरे इलाके में जनता की भी यही सोच है? देख, पूरा इलाका के डब्बे, हम पूरा इलाका में तो घूमते नहीं, जी समझे पता हम। तो चल ही जाता हाँ हाँ भाई, इतनी है। ऐसा ही और हाँ ऐसे ही है कि मतलब लोग नाराज हैं, और इसी कारण नाराज हैं बस। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। जमींदार के हक में जो वो होती, सरकार होती, अब ठीक है, कोई नहीं, मतलब ये सरकार हमने तो ये भी ठीक लगती। नहीं, ये तो वैसे देखा जाए ना, किसान की दोनों विरोधी पार्टी है, किसान के लिए दोनों विरोधी हैं। कौन? ये भी कांग्रेस भी, ये भी अच्छा बीजेपी भी। अच्छा काम तो विरोध हल्का का था, किसी ने कोई सी पार्टी ने नहीं किया, ना बीजेपी ने करा ना कांग्रेस ने अच्छा करा था, चौटाला ने करा। अच्छा, जैसे ये अपना मिल लगाया, मतलब आप इनेलो को आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, जिसने काम करा वो तो याद आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अरे कोई सी नहीं ना, किसी ने ना बीजेपी ने काम करा विरोध हल्का में, ना कांग्रेस ने। जी जी जी। कांग्रेस का MLA रहा, 3 योजना ढाई योजना रहा, उसी का उपचुनाव में ये हो रहा उपचुनाव, तो फिर उसने भी कुछ नहीं करा। जबकि हमारा गांव के रिश्तेदार थे वो कृष्ण हुड्डा जी, ठीक ठीक। उनने भी कुछ काम किया। क्या MLA ने MP ने कुछ मिलता नहीं हर गांव के लिए? मिलता है कि नहीं मिलता, आपने मालूम होगा। हाँ हाँ, सही। तो फिर कोई नहीं देगा जाता। ठीक ठीक ठीक। सांगवान था, सांगवान ने दिया, वो बीजेपी में था जब, उसने दिया गांव के लिए, हर गांव के लिए दिया। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सीधे उम्मीदवारों से बात और उनके दावे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। बड़ौदा उपचुनाव पर हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी है और अब हम आपको दिखाते हैं कि तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, यानी बीजेपी, कांग्रेस और INLD के उम्मीदवारों के क्या दावे हैं इस चुनाव पर और कहां तक आप उनको खरा पा रहे हैं। देखिए ये बातचीत। मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त। कितना बड़ा चैलेंज वो महसूस कर रहे हैं इस बार और क्या उम्मीद है उनको बड़ौदा उपचुनाव से? योगेश्वर दत्त जी, कितनी उम्मीद है बड़ौदा उपचुनाव में? और उसके बाद मेरा जो सवाल है, पहले आप ये बताइए कि आपको जनता से कितना कुछ सहयोग मिलता है? बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है, और पिछली बार भी बहुत ज़्यादा समर्थन और प्यार मिला था। 38,000 वोट आई थी और 1 साल का हमें टाइम मिला, बीच में हमें लोगों के पास गए हैं और परिवार से हम जुड़े हैं। इस बार बहुत अच्छा माहौल है और लोगों का बहुत प्यार, आशीर्वाद, समर्थन है। बहुत ज़्यादा मतों से इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस बार बीजेपी और JJP का गठबंधन जो है, ये क्या समीकरण आपको बता रहा है और इसका आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से फायदा मिल सकता है? देखिए, बीजेपी JJP गठबंधन की सरकार है। हाँ। और दोनों का मैं साझा उम्मीदवार हूँ। हाँ। और लगभग दोनों पार्टियों को मिलाओगी तो पिछली बार लगभग 17,000 वोट आई थी जी बिल्कुल। और 70,000 वोट और इस बार और बढ़ेंगी, क्योंकि इतने लोगों से मिले और वो है, तो बहुत ज़्यादा मतों से इस बार यहाँ पे कमल खिलेगा जी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस का जो दावा है वो तो कुछ और ही है। कांग्रेस का तो ये दावा है कि इस बार बीजेपी को सबक मिलेगा कि बड़ौदा उपचुनाव से उनकी जो डिफीट है वो शुरू होगी। देखिए, सबक क्या मिलेगा बीजेपी को? क्या सबक मिलेगा? ये यहाँ के जनता, बड़ौदा की जनता की विकास की लड़ाई है। ये यहाँ पे जो आज तक जो विकास नहीं हुए थे, यहाँ पे एक नई गति मिली है विकास को। बड़ौदा हल्का में 2 कॉलेज आए हैं, जनता पटवारी यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हुई है, IMT आई है, सड़कों के काम कार्य हुए हैं, हर नहरी पानी आया खेतों तक। और कांग्रेस के 10 साल के राज में यहाँ पे क्या हुआ था? सबक तो उनको सिखाना है कि 10 साल वहाँ उन्होंने यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया, बोले बाड़े लोगों को बहकाया और यहाँ बस सत्ता का सुख भोगा और कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप विकास की बात कर रहे हैं, अब जाके विकास की बात क्यों याद आ रही है? बड़ौदा उपचुनाव जब आया उसके कुछ ही महीने पहले बीजेपी को अचानक से विकास की बात याद आ रही है और CM मनोहर लाल से लेके हर कार्यकर्ता विकास की बात कर रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि विकास की बात अब क्यों, पहले क्यों नहीं हुई? अभी किसी गांव में कोई सरपंच होता है, अगर वो नहीं चाहेगा तो उसके गांव में एक ईंट नहीं लग सकती जब तक गांव का सरपंच नहीं चाहेगा। इसलिए यहाँ से जो विधायक रहे हैं, इससे पहले सरपंच
सरपंच वगैरह ने कभी कोई चाह बात मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। यहाँ से जो एमएलए थे उन्होंने कभी यहाँ पे विकास कार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी यहाँ की डिमांड रखी नहीं। इस हल्के की जो परेशानी थी वो सरकार तक नहीं पहुँचाई। अब यहाँ पे सरकार ने अपने हाथ में, अब जब उनका स्वर्गवास होने के बाद सरकार ने सब कुछ खुद देखा, अपने हाथ में लिया, तब यहाँ पे विकास कार्य को गति मिली है। दीपेंद्र जी, थोड़ा सा बताइए कि क्या उम्मीद आपको लग रही है? बड़ौदा का उपचुनाव क्या कुछ कह रहा है? बड़ौदा का चुनाव सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त कर रहा है। छत्तीस बिरादरी हरियाणा की सरकार से दुखी हो चुके हैं। इन नकारा सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। खासतौर पर किसान, मजदूर, हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। और इन परिस्थितियों में बड़ौदा का आमजन ये बात कह रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में की जो सरकार थी 10 साल, उसमें हरियाणा में जो स्वर्णिम विकास कार्य हुए उनकी तुलना खट्टर सरकार के नकारा कार्यकाल से करते हुए तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में दोबारा से विश्वास व्यक्त जो है हरियाणा करने की तरफ बढ़ रहा है। बड़ौदा उसका एक सूचक होगा। जी, मुझे ये बताइए, बीजेपी का तो ये कहना है कि अब तक बड़ौदा का विकास जो है, जो कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में होना चाहिए था, वो बीजेपी कर रही है। अब आके क्या कहेंगे? मजाक की बात है। आप पूछो गांव से, आप पूछो पूरे, आप आए होंगे सड़क का क्या स्थिति थी, पूरे बड़ौदावासी से एक एक गांव में जाके आप पता करें, पूरे सोनीपत से पता करें। 6 साल में एक ईंट भी लगी, एक कंकर भी विकास का लगा है यहाँ। 6 साल में मुख्यमंत्री जी, सारा मंत्रिमंडल एक बार भी बड़ौदा आए भी नहीं। कोई शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन रखने भी नहीं आए, कोई उद्घाटन करने भी नहीं आए, चाय पीने भी नहीं बड़ौदा में आए। बड़ौदा को तो सोच रहे थे हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। चुनाव आ गया तो अब एकदम से देखा कि बड़ौदा भी हरियाणा के मानचित्र पे एक विधानसभा क्षेत्र है। बड़ौदा के वजूद को जो लोग भूल चुके थे, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको अपने वजूद का एहसास कराने का काम करेगी। अभी जो रिसेंटली किसान की मौत का मामला हुआ, उस पर बुरी तरह से कांग्रेस को बीजेपी ने निशाने में लिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो किसान नहीं थे। मैं समझता हूँ कि बीजेपी से ज़्यादा, इस खट्टर सरकार से ज़्यादा किसान विरोधी सरकार आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं आई। इसीलिए किसान और मजदूर मिलके बड़ी चोट इस सरकार को मारने जा रहे हैं। बड़ौदा कितने, आपको क्या लग रहा है कि पूरी तरह से बीजेपी का सफाया होने वाला है इस बड़ौदा उपचुनाव में? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। इंदुराज भालू हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और ये जो जीत होगी वो केवल बड़ौदा की नहीं होगी। ये एक सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित यहाँ से किया जाएगा, जिसको यहाँ से लेकर पूरे प्रदेश में परिवर्तन का बिगुल बजाने के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को चंडीगढ़ तक लेके जाने का हम काम करेंगे। विधानसभा तक वो अविश्वास प्रस्ताव लेके जाएंगे। जिस दिन ये नतीजा आएगा इस सरकार के खिलाफ यहाँ से, उसी दिन जो है जब गिनती बड़ौदा की खत्म होगी, उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शुक्रिया। इंदुराज जी, आपसे 2 सवाल फटाफट बता दीजिए। आप कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? बहुत बड़े आश्वस्त हैं। जीत निश्चित तय है। ये आपने माहौल देख लिया होगा और सभी पार्टियों से मान जब्त कराएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है, बेटा एक मिनट, बीजेपी का तो ये कहना है कि आपको तो कोई पहचानता तक नहीं है, तो कैसे आपको वोट मिलेगा? नहीं पहचानता क्यों नहीं, मैं चौधरी भूपेंद्र, बीजेपी ने कहा है। बीजेपी कुछ भी कहो, मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का बेटा हूँ और दीपेंद्र का भाई, मैंने को नहीं पहचानता। और 36 बिरादरी बड़ौदा हल्का का लाडला बेटा, भाई, भतीजा और बड़ौदा हल्का का मैं एक बेटा हूँ। सब जानते हैं मेरे को, सब जानते हैं। और आपको लगता है कि जीत आपकी पक्की है? बिल्कुल पक्की है, निश्चित है। मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कितनी संभावनाएं आपको दिख रही है? यहाँ की बड़ी बहादुर जनता है और बड़े अच्छे समझदार वोटर हैं। हमें पूर्णतः विश्वास है। आप 100% मान कर चलिए, ये सीट अब की बार यहाँ की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने जो 2 तगड़े उम्मीदवार उतारे हैं, उसका कौन कहता तगड़े उम्मीदवार? वो दोनों पार्टी ही क्लेम कर रही हैं उसको। क्लेम करने से कोई तगड़ा थोड़ा होता है। अच्छा। फील्ड में जाकर आप अपने आप को मजबूत किस तरह से पेश अपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मान के चलते हैं। हर एक वर्कर मजबूत है। अच्छा। और उस मजबूती को देखते हुए हम मान के चलते हैं कि बार ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल निकालने का काम करेगी। अच्छा। और क्या आपको लग रहा है कि बड़ौदा में विकास का काम क्या इतने दिनों में नहीं हुआ? विकास का काम किसी ने किया था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। 5 साल बनाम 16 साल। 16 साल का आप ये बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस का टाइम देख लो और फिर हमारा देख लो आप। तो काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करने का काम किया है।
तो ये था बड़ौदा उपचुनाव पर हमारी ये खास कवरेज। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और अगले हफ्ते बड़ौदा पर ही एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।